देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंक्लूड्स मेनी मेनी सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में फार्मा आ जाता है, आईटी आ जाता है, ऑटो आ जाता है, कैपिटल गुड्स आ जाता है। सो इट इंक्लूड्स अ लॉट। सो आई थिंक मेनी सेक्टर्स विल पार्टिसिपेट, बट जो सेक्टर्स जिसका डिपेंडेंस इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा है, दे विल पार्टिसिपेट मोर। नाउ ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी फ्रॉम एन एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है, छोटे करेक्शन में भी ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी गिरते हैं, हम्म। और फिर चुन-चुन के हम उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो आई डोंट सी सो मच ऑफ एन इश्यू इन स्मॉल कैप्स। और जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप का जो नक्शा है, दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सो इफ यू लुक एट द लास्ट 10 इयर्स, जो आरओई है स्मॉल कैप्स का, जो 7-8% रहता था, वो अभी एवरेज आरओई वो अभी 14-15 हो चुका है। So we have taken the size, but we have not allowed it to be a disadvantage. We continue to invest 65% of हमारा पोर्टफोलियो मिड कैप में रहता है, फिर 5-10% कैश है, और करीबन 5-6% लार्ज कैप रहता है। बाकी हम पूरा स्मॉल कैप में रखते हैं। तो वी गेट दैट एडवांटेज of putting money into small cap companies as well. So mid cap, small cap put together will be 75-80% of the portfolio. But कभी-कभी जब मार्केट में गिरावट आती है, it provides a great opportunity. Of course, sometimes we see collapse in the market, or collapse in the market, and that's a fantastic opportunity. जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। सो आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट नाउ। ऑफ कोर्स हर टाइम हमको 20-30-40% का करेक्शन नहीं मिलेगा, but even at 5-10% corrections in a economy which is growing, we should use that to do lump sum। कि पहली चीज़ है कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए, कितना है हमारा इक्विटी में, कितना है दूसरा फिक्स्ड इनकम में है। फिर हमको रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू करना ही चाहिए, और इम्पोर्टेंटली तीसरा है वी शुड डू पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट इन अ लंप सम इन अ कॉन्ट्रेरियन फैशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर चिराग सेतलवाड, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज एट HDFC AMC. Mr. Setalwad has a vast experience of over 20 years in fund management and equity research and another 4 years in investment banking. He started his career in September 1996 with ING Barings Mumbai as assistant manager. Thereafter, he joined HDFC Asset Management Company Limited in July 2000. He moved to New Vernon Advisory Services in October 2004 as vice president. In March 2007, he rejoined HDFC Asset Management Company Limited as senior fund manager equities and was designated as head equities in July 2022. He has been managing various equity-oriented schemes. Mr. Chirag holds a degree of Bachelor of Science in Business Administration from the University of North Carolina, Chapel Hill. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. Thank you so much for joining us again this week. So आज on special demand we have Mr. Chirag Setalwad with us, who is the Chief Investment Officer for Equities at HDFC AMC. Hi Chirag, thank you so much for coming back on MF Ki Baat. We are very happy to have you back. थैंक यू नम्रता, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। वंडरफुल। सो चिराग, आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लाइन अप किए हैं एंड विल टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो जैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंड्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो आई डू होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो इस एपिसोड के बाद। तो मैं जो सबसे पहला सवाल है चिराग आपके लिए, दैट्स बेसिकली ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। द फैक्ट कि हम सबको पता है कि 10 साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, लेकिन अभी वी आर एट 4.11 ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी एंड हम एम कर रहे हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट बन पाएंगे बाय 2030। किसी हमारी इकोनॉमी के जो जीडीपी के जो मेन ड्राइवर्स हैं वो है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। तो आप हमें ये बताइए चिराग कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू गेट अस टू दैट थर्ड पोजीशन? ग्रेट क्वेश्चन अमृता। तो देखिए, एज द इकोनॉमी ग्रोज इन द नेक्स्ट 5-10 years, इंडिया का ग्रोथ जो है, जो 13% के आसपास है, उस हिसाब से वी आर ग्रोइंग मच फास्टर देन एनी अदर इकोनॉमी। मोस्ट अदर इकोनॉमीज आर ग्रोइंग, द लार्ज इकोनॉमीज, उनका ग्रोथ है 1%, 2%, 3%। तो हमारा उनसे 6, 7, 8, 10% ज़्यादा है। तो आई हैव नो डाउट दैट इवेंचुअली वी विल ऑल्सो बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
और जब ये होगा तो सब पार्टिसिपेशन सब सेक्टर से होगा। ऐसा नहीं है कि द पार्टिसिपेशन विल बी फ्रॉम वन सेक्टर और अनदर सेक्टर ओनली। बट एक चीज़ है कि इन इंडिया एज़ यू सेड द 3 लार्ज कंपोनेंट्स आर एग्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़। तो एग्री हैज़ ऑलवेज़ बीन लास्ट 10 साल भी देखा जाए तो एग्री हैज़ ऑलवेज़ बीन द स्लोअर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। Yeah. इट इज़ रियली मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ व्हिच ग्रोज़ मच फास्टर। एंड मेरे को लगता है कि वो रहेगा कि अगले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ विल ग्रो फार अहेड। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज़ इंक्लूड्स मेनी सेक्टर्स। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज़ में फार्मा आ जाता है, आईटी आ जाता है, ऑटो आ जाता है, कैपिटल गुड्स आ जाता है। So it includes a lot. So I think many sectors will participate, but जो sectors जिसका dependence India पे थोड़ा ज़्यादा है, they will participate more. Now, of Okay. course, India is a strong story from an export standpoint. जो manufacturing exports है, services exports है, it is not that they will not grow, but I think the domestic story is particularly robust and will be Mm. a little bit more predictable. But I think all of these, but the next 5-6 years, I think the near term, तो आप 10 साल की बात छोड़िए, आप अगले 2-3 साल की बात करेंगे तो आई थिंक वहाँ इन्वेस्टमेंट का जो थ्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो हमने 3-4 साल, 5-6 साल से देखा है, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। I think sectors which are related to this China plus one and Europe plus one and so on. So we have launched a manufacturing sector to exactly play on these themes. तो चिराग, अब मैं आपसे थोड़ा एक स्मॉल कैप थीम के बारे में बात करना चाहूँगी। एंड आई थिंक हम सबको पता है कि स्मॉल कैप के साथ क्या हुआ है। स्मॉल कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड, वी सीन अ ह्यूज रन अप इन द स्टॉक प्राइस। अभी हमने देखा है कि अबाउट 5 स्मॉल कैप फंड्स जिनका असेट साइज बहुत बड़ा है, उन्होंने जो है फ्रेश सब्सक्रिप्शंस लेना बंद कर दिया है, ऑब्वियसली क्योंकि अब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं स्मॉल कैप स्पेस में। तो आप हमें ये बताइए चिराग कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहा है? देखिए नम्रता जी, आई थिंक एक दो चीज़ हमको याद रखना चाहिए। जिस तरह से डेफिनेशन बनाया है, टॉप 100 कंपनीज है लार्ज कैप, उसके बाद 150 कंपनीज मिड कैप है, और उसके बाद 250 के बाद सब कंपनीज स्मॉल स्मॉल कैप का डेफिनेशन रहता है। तो पहली चीज़ है कि स्मॉल कैप में अभी भी चॉइसेस काफ़ी है। कैप। होंगे 1500-2000 कंपनी स्मॉल कैप में। तो ऐसा नहीं है कि सब कंपनीज महंगे हो चुके हैं, ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हमको मिल रहे हैं इस माहौल में भी। सो वी कंटिन्यू टू फाइंड डिसेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट इट इज़ बिकमिंग हार्डर। जैसे आपने बताया कि वैल्यूएशन हैव बिकम स्ट्रेच्ड, तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट मोर ट्रू इन मिड कैप। मिड कैप का जो प्रीमियम है, वो 40% के आसपास है, 45% के आसपास है। या स्मॉल कैप में थोड़ा कम है, 30% के आसपास है। सो आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल बिट मोर अपॉर्चुनिटी इन स्मॉल कैप। तो अभी भी तकलीफ है, बट वी आर स्टिल एबल टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज़। सो आई थिंक दैट इज़ वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अभी वी आर नॉट सीइंग मेजर इनफ्लोज कमिंग इन। द रेगुलेटर हैज़ वेरी अप्रोप्रिएटली कॉल्ड आउट द एक्सेस वैल्यूएशन। तो उसके बाद हमने देखा है कि जो फ्लोज आ रहे थे मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में, वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वी आर फेसिंग लार्ज इनफ्लोज एंड वी डोंट नो हाउ टू डिप्लॉय इट। सो आई थिंक दैट्स द सेकंड पार्ट। और तीसरा, जब 2-3 महीने पहले जब मार्केट में करेक्शन आई थी, तो आई थिंक स्मॉल कैप करेक्टेड 12% या एंड मिड कैप करेक्टेड अबाउट 8%। इन दैट 12% करेक्शन हमने काफ़ी स्टॉक्स देखे जिनका करेक्शन था 12, 15, 20 उसके आसपास। तो उस करेक्शन में एक्चुअली वी सॉ गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो मेरा बस यही कहना है कि छोटे करेक्शन में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी गिरते हैं, और फिर चुन-चुन के हम उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सो आई डोंट सी सो मच ऑफ एन इश्यू इन स्मॉल कैप्स। और जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप का जो नक्शा है, दैट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सो इफ यू लुक एट द लास्ट 10 इयर्स, जो आरओई है स्मॉल कैप्स का, जो 7-8% रहता था, वो अभी एवरेज आरओई वो अभी 14-15 हो चुका है। स्मॉल कैप का जो डेट इक्विटी 1 एंड अ हाफ टाइम्स रहता था, वो 1 के नीचे हो चुका है। और स्मॉल कैप का साइज़ अभी $3 बिलियन के नीचे, 25,000 करोड़ के नीचे, 25,000 करोड़ के नीचे कंपनीज़ स्मॉल कैप डिफाइन करते हैं हम। तो वो यूनिवर्स भी काफ़ी बड़ा है। तो आई थिंक यूनिवर्स बड़ा है, यूनिवर्स हैज़ चेंज्ड। सो आई थिंक इन दैट सेंस स्मॉल कैप्स आर नॉट एज़ रिस्की एज़ दे यूज्ड टू बी। ओके।
तो अभी आपने मिड कैप के बारे में बहुत बात करी एंड यू सेड दैट मिड कैप स्पेस में भी हमने वी सॉ वैल्यूएशंस व्हिच वर वेरी हाई। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो आई थिंक मिड कैप स्पेस में शायद सबसे बड़ा फंड है। जी। तो आप हमें ये बताइए चिराग कि इस फंड के लिए आप एचडीएफसी एएमसी स्टॉक्स कैसे पिक करता है, लाइक हाउ डू यू डू द स्टॉक सिलेक्शन फॉर दिस फंड? नम्रता जी, वी हैव नॉट चेंज्ड आवर अप्रोच। जो हम करते थे 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो हम अभी भी सेम अप्रोच हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। उसका अप्रोच काफ़ी सिंपल है। वी फोकस ऑन जो अच्छे कंपनीज़ है और जिनका आरओई वी थिंक इज़ रीज़नेबल, एंड वी वांट टू बाय दीज़ एट सेंसिबल प्राइसेस। सो जो हम करते हैं, हम जो अवॉइड करते हैं इज़ वी अवॉइड पुअर क्वालिटी बिज़नेसेस, जिनका बिज़नेस प्रोफाइल अच्छा नहीं है या तो मैनेजमेंट का प्रोफाइल नहीं है। वो एक एंड पे, और दूसरे एंड पे जो बहुत ही बढ़िया कंपनीज़ है बट जिनका वैल्यूएशन बहुत ही महँगा है, हम या उसमें भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये दोनों एंड को हम अवॉइड करते हैं। बाकी सब इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स हमारे लिए ओपन है। सो द आइडिया इज़ स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, नॉट टॉप डाउन बट बॉटम अप, एंड टू फोकस ऑन गुड क्वालिटी कंपनीज़ जिनका कैश फ्लो रीज़नेबल है, जिनका आरओई, आरओसी रीज़नेबल है, एंड जिनका वैल्यूएशन सेंसिबल है। ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में सस्ता है, बट वी वांट टू अवॉइड, समटाइम्स वी फाइंड that very cheap companies also come with their own set of problems. So we want to avoid very जो बहुत ही सस्ते कंपनीज है और जो बहुत ही महंगे हैं। बाकी कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई रखना चाहिए। तो करीबन 65 से 75 कंपनीज हम रखते हैं। जब हमारा हमारा एयूएम था 10,000 करोड़, तब भी हमारे पास 60-65 कंपनीज थे और तब भी हमारा यही अप्रोच था। और जब अभी हम 50,000 करोड़ के पार चुके हैं, तब भी हमारा सेम अप्रोच है। तो वी हैव नॉट चेंज्ड आवर अप्रोच। सो चिराग, आपने भी बोला कि इस फंड का एम 50,000 करोड़ है। डू यू थिंक ऐसे कोई यूनिक चैलेंजेस होते हैं दैट यू फेस मैनेजिंग फंड ऑफ दिस साइज? आई थिंक इट्स ऑलवेज देयर आर चैलेंजेस एट एवरी लेवल। तो ऐसा नहीं है कि 10,000 और 15,000 में चैलेंज नहीं है। बट नो, वी आर नॉट फेसिंग एनी पर्टिकुलर यूनिक चैलेंजेस। देखिए, हमारा फंड इज़ द बिगेस्ट, बट वी आर, व्हेन यू लुक एट आवर एवरेज मार्केट कैप, we are amongst the smallest. So we have taken the size, but we have not allowed it to be a disadvantage. We continue to invest 65% of हमारा पोर्टफोलियो मिड कैप में रहता है, फिर 5-10% कैश है, और करीबन 5-6% लार्ज कैप रहता है। बाकी हम पूरा स्मॉल कैप में रखते हैं। तो वी गेट दैट एडवांटेज of putting money into small cap companies as well. So mid cap, small cap put together will be 75-80% of the portfolio. So our average market cap, so we are 50-60,000 crores in AUM, but our average market cap in the industry, जब आप top 10 peers को देखिए size के हिसाब से, एक्चुअली हमारा एवरेज मार्केट कैप सबसे ऑलमोस्ट सबसे छोटा है। सो वी आर अमंग्स द स्मॉलेस्ट इन द टॉप 10 peers. So we have not allowed our size to be a disadvantage. I think having diversification helps, and over a period of time we have demonstrated reasonable returns. You've spoken so much about diversification already, चिराग। आपने बोला कि diversification helps। आपने हमें small cap के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तभी आप diversification के बारे में बात कर रहे थे। तो जी। आपने एक बार ये बोला था कि there is greater diversity in the way funds are managed at HDFC AMC, right? तो help us understand कि इस statement का मतलब क्या है? So tell us कि जब आप diversification की बात करते हैं, how do you manage it at HDFC AMC? देखिए, इफ़ यू लुक एट सम ऑफ आवर फ्लैगशिप स्कीम्स, तो मैं 2-3 स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो इफ़ यू लुक एट व्हाट वी कॉल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, Yeah. आवर फ्लेक्सी कैप फंड, एंड आवर टॉप 100 फंड। These are 3 of our flagship schemes जो AUM के हिसाब से थोड़ा दे आर लार्जर। Okay. और हम देखते हैं कि उनका ओवरलैप क्या रहता है। सो वी हैव दीज़ फंड्स आर मैनेज्ड बाय 3 डिफरेंट पीपल। सो वी हैव चोज़न दैट कॉन्शियसली, और हर आदमी का अप्रोच अलग रहता है। किसी का वैल्यू बायस रहता है, किसी का ग्रोथ बायस रहता है, किसी का गैप बायस है। तो जब 3 अलग-अलग व्यक्ति देखते हैं, तो फंड का जो प्रोफाइल है वो भी अलग रहता है। Wow. अम, तो उसका मतलब था, जो एक फंड को होता था वो तीनों को द सेम आउटकम फॉर ऑल Almost the 3। same portfolio, yeah. But now we have changed that, because we have this is now, first these 3 funds were managed by one person, now these 3 funds are managed by 3 different people. तो अभी जो ओवरलैप हम देखते हैं, वो जो 75% का ओवरलैप है, अभी मेरे हिसाब से 45 या 50% तक आ चुका है। तो इन दैट सेंस देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अक्रॉस मैनेजर्स
and across these बट schemes. कभी कभार ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी प्रॉब्लम हो सकता है, डू यू थिंक? This is diversity, this is not diversification because this is different portfolios. तो हमारे फ्लेक्सी कैप में फंड में हम 40 स्टॉक रखते हैं, हमारे टॉप 100 फंड में 50 स्टॉक 55 स्टॉक्स है और हमारे टॉप बैफ में 100 से ज़्यादा है। तो हर फंड का डिवर्सिफिकेशन अलग-अलग है। इट्स नॉट दैट दे आर ऑल कॉन्संट्रेटेड। फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा कॉन्संट्रेशन है, बैफ में ज़्यादा डिवर्सिफिकेशन है और वो फंड मैनेजर का चॉइस रहता है because we have to give flexibility to managers to manage funds as they want to. Yeah. Okay. So Chirag, let's quickly talk about the the dividend yield funds. ठीक है? Dividend yield funds, as we all understand, ये ऐसे funds होते हैं जो ऐसे stocks में invest करते हैं that give high dividend yields. तो ये बताइए कि आपके ओपिनियन में कितने ज़रूरी हैं ये फंड्स एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में? एंड मान लीजिए कि मैं एक फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ, तो क्या मुझे डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? Namrata, to be honest, India is not so much of a dividend market. Overall market का yield होगा 1.5%. ओके. और when you go to individual stocks, you get 2.5, 3%. ऐसे भी चुन चुन के stocks मिलेंगे जिनका yield होगा 5, 6, 7% बट बहुत ही कम है. So I think dividend yield stocks because we are a growth economy and we are a growth stock market. तो देखिए रिटर्न्स का दो ही तरीका रहता है. 2-3 तरीका है, एक तो ग्रोथ है, दूसरा वैल्यूएशन चेंज होता है और तीसरा डिविडेंड। तो आई थिंक जिस माहौल में ग्रोथ ज़्यादा है और जिस माहौल में वैल्यूएशन का री-रेटिंग का स्कोप रहता है, तो उस हिसाब से डिविडेंड का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रिटर्न में इज़ अ लिटिल बिट लेस। सो इन दैट सेंस आई थिंक देयर इज़ इनफ ऑफ एन अपॉर्च्युनिटी। ऑफ कोर्स 1-2% का जो यील्ड आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ऐड अप टू क्वाइट अ बिट, बट इट इज़ नॉट अ वेरी बिग यील्ड। So in that sense, I think there are other funds which may be better suited for investors. सो कैन वी से कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो शायद डिविडेंड यील्ड फंड्स जो है उतने ज़रूरी नहीं हैं आपके पोर्टफोलियो में? I think first time investor को should look at hybrid schemes. तो उस हिसाब से उनको डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन. एक्सपोजर मिल जाता है। उसके बाद दे शुड लुक एट लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप। तो as they get more comfortable with the equity class, then they should start investing in higher risk. And उसके बाद of course you can do thematic and sectoral and things of that sort. सो चिराग, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था अबाउट इंडियाज ग्रोथ एंड इंडियाज इकोनॉमी इन 2030 वी आर गोना बी द होपफुली द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तब आपने बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक मैन्युफैक्चरिंग फंड आज के टाइम में क्या अच्छा माना जाता है? तो मान लीजिए अगर मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग थीम फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? Pakka, because I think the importance, Namrata ji, is to have a diversified theme. देखिए मैन्युफैक्चरिंग में यू कैप्चर अ लॉट ऑफ सब सेक्टर्स। तो या. मैन्युफैक्चरिंग में कैपिटल गुड्स आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में फार्मा आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोबाइल्स आ जाते हैं। तो जब थीम नैरो रहता है तो फिर थोड़ा देन द स्कीम परफॉर्मेंस कैन बी वॉलेटाइल, बट मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड थीम एंड आई थिंक इट विल लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। मैन्युफैक्चरिंग चलेगा क्योंकि इंडिया के कॉस्ट अभी भी कंपेयर टू व्हाट इज़ अवेलेबल आउटसाइड, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी भी काफ़ी सस्ता है। या. वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टैलेंट इन दिस कंट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मूव जो चाइना प्लस वन का जो मूव है उसमें भी हम काफ़ी ट्रैक्शन देख रहे हैं। फिर यूरोप प्लस वन का भी मूव है क्योंकि यूरोप के कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं। सो वी आर एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ रोल्ड आउट मेनी इनिशिएटिव्स, पीएलआई एक्सेट्रा, to bolster the manufacturing setup in India. So there are many factors supporting manufacturing, and it is a broad theme. It is not a narrow theme, and I think that gives the ability. So this fund will not invest in 2-3 sectors. So it will not. उनका investment IT में नहीं रहेगा क्योंकि IT is of course is not सर्विसेज. manufacturing, it's services. Financial services में कम रहेगा और नहीं रहेगा, और consumer में, because these are not manufacturing themes. But even then, the fund has 20% flexibility. 80% has to be in the theme. इन द थीम. 20% we have some flexibility. So even selectively we can use that. श्योर. Uh, but I think the outlook for manufacturing is very, very bright. And इसीलिए हमने we chose this time to launch the manufacturing fund, क्योंकि हमको लगा कि ये 1, 2, 3 साल के लिए नहीं है, ये 5, 10 साल के लिए ये थीम है। थीम is broad based, which is important. It captures a lot of sectors, या. and there are many factors driving the theme. ओके.
बट देन अगेन है तो ये थीमेटिक फंड, सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एलोकेशन हम इस फंड में दे सकते हैं? बिकॉज थीमेटिक फंड वुड एनी डे बी मोर रिस्की कंपेयर टू अ फ्लेक्सी कैप और अ मल्टी कैप. Absolutely. So I will not say this fund, Namrata ji, I will put it across all thematics. Sure. So I don't think more than a 10-15% allocation across all thematic funds, whether it is IT or pharma or infra or manufacturing or innovation or what have you. I think Okay. कुल मिला के उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए because these are higher risk and we have to keep that in mind. So 10 से 15% is what you recommend. Okay. Cumulatively, yes. Okay. सो अब थोड़ा एस आई पीज के बारे में डिस्कस करते हैं. आई थिंक बहुत कुछ ऑलरेडी बोला जा चुका है. सो यू नो चिराग, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि आपके ओपिनियन में ऐसे क्या मेथड्स या अप्रोचेस हो सकते हैं जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे इक्विटी फंड्स में कितने अमाउंट की एस आई पी जानी चाहिए. एंड जो आप अप्रोचेस बोलेंगे, क्या वो स्टेप अप एस आई पी के लिए भी हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं? Ma'am, I think SIP का importance अभी I think is well understood and that is why industry is seeing 18,000 crore महीने में हम देखते हैं SIP का. But I think I like to talk about something else, which is in the talk of SIP we have forgotten about जो lump sum करते हैं उसकी हम्म. काफ़ी ज़रूरत रहती है. ओके. So SIP is a very very important part. जो surplus cash है, जो आपका सैलरी जो खर्चे के बाद जो सेविंग्स रहता है, you can allocate between different funds, equity and fixed income. So that should drive your SIP. पर कभी-कभी जब मार्केट में गिरावट आती है, it provides a great opportunity. Of course, sometimes we see collapse in the market or collapse in the market and that's a fantastic opportunity. जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे या फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे. So I think it is important. Now, of course, हर टाइम हमको 20, 30, 40% का करेक्शन नहीं मिलेगा. But even at 5-10% corrections in a economy which is growing, we should use that to do lump sum. और लंप सम का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम पे हमने पूरा पैसा डाल दिया तो एसआईपी तो चलते रहेगा. इट इज़ ऑलमोस्ट अ साइलेंट इन्वेस्टमेंट इन दैट सेंस. बट आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट व्हेन मार्केट्स करेक्ट टू पुट इन लंप सम्स एज वेल और नॉट जस्ट इन वन शॉट. तो ऐसा ऐसे सोचना चाहिए कि हमारे पिस्तल में 6 बुलेट है या 8 बुलेट है तो वी डोंट वांट टू फायर ऑल बुलेट्स एट वन टाइम. पहले करेक्शन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए फिर या. उसके बाद या. वापस और उसके बाद वापस. सो आई थिंक एसआईपी के बारे में वी एज एन इंडस्ट्री हमने बहुत कुछ बोला है बट आई थिंक वी डोंट टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग कॉन्ट्रेरियन या. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ओकेजनल लंप सम एज वेल. आई थिंक द ओनली चैलेंज विद लमसम इज, आप बोल रहे हैं ना कि जब मार्केट करेक्ट होता है, आई थिंक दैट्स अ टाइम जब मार्केट सेंटिमेंट्स शायद उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं. राइट. आई मीन एज एन इन्वेस्टर अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस देख रही हूँ, इफ आई एम अ मेच्योर्ड इन्वेस्टर, इफ आई एम अ सीजनड इन्वेस्टर, आई अंडरस्टैंड कि यस, अब दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट थ्रू लमसम रूट. लेकिन अगर मैं आई एम अ फ्रेश इन्वेस्टर, मैं अभी अभी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब शायद डर ज़्यादा होता है और तब हमें लगता है कि लमसम में शायद नहीं करना चाहिए, लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. आई मीन it's just very psychological is what I think. ये बट जैसे बोलते हैं कि डर के आगे जीत है तो you have to and that's what we are trying to do, right? We are trying to educate investors कि इसकी Absolutely. ज़रूरत है. Absolutely. बिकॉज़ अभी एसआईपी तो सब समझ गए. Hmm. तो बट लंप सम की बात अभी तक लोगों की समझ में नहीं आई है. Yeah. सो आई थिंक वी शुड नाउ फोकस एज़ एन इंडस्ट्री आल्सो ऑन एक्सप्लेनिंग कि लंप सम का इम्पोर्टेंस वैल्यू क्या हो क्या सकती रहता है? है. या. बट हाउ अबाउट स्टेप अप एसआईपी, चिराग? मतलब डू यू थिंक स्टेप अप एसआईपी एक अच्छा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का? आई मीन एज एन इन्वेस्टर शुड वी यूज इट? Sure, I don't see why not. I think, but in all of this, Namrita, kabhi hum bhul jate hain. I don't want to avoid your question. SIP, I think because a lot has been spoken, that is why आई I'm एग्री, आई एग्री. या. about SIP and step up SIP. बट इसमें हम 2 चीज़ भूल जाते हैं, एक तो हमने लंप सम की बात की है, दूसरा हमने वी हैव नॉट कवर्ड एसेट एलोकेशन के बारे में. या. तो एसआईपी करके हम भूल जाते हैं हमारा एसेट एलोकेशन क्या है, कितना है इक्विटी में और कितना है फिक्स्ड इनकम में. तो वो दैट इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर. हम वी फोकस अ लॉट ऑन एसआईपी, वी फोकस अ लॉट हम एचडीएफसी के साथ पैसा डालेंगे या किसी और के साथ, पर हमारा ओवरऑल एसेट एलोकेशन क्या है हम भूल जाते हैं. तो आई थिंक that's why I'm trying to not avoiding your question, but I'm trying to steer it in another direction. No, no, I completely understand. Now that you are already talking about asset allocation, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं. So, BAF, which is a balanced advantage fund, is I think a good way of diversifying your investment across equity and debt. जी. And when we look at HDFC Balanced Advantage Fund, जो शायद इंडस्ट्री का सबसे पुराना फंड है,
तो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये बैफ अप्रोच क्या होती है हमारे व्यूअर्स के लिए, एंड ऑल्सो क्या ये सही होते हैं फॉर आवर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स कंसिडरिंग asset allocation is a theme that we're talking about. Help us understand about BAF. जी, तो बैफ व्हिच इज़ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इज़ अ मिक्स, इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स रहता है। जो इक्विटी का पोर्शन है वो उसका इन्वेस्टमेंट हम अक्रॉस मार्केट कैप करते हैं, तो इट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑल 3, और बाकी हम फिक्स्ड इनकम में डालते हैं। नाउ हाउ डू वी चूज़ हाउ मच टू हैव इन फिक्स्ड इनकम? इट इज़ बैफ इज़ इन व्हाट इज़ कॉल्ड a dynamic Dynamic asset. asset category. So we use 3-4 factors to drive that. एक तो है, we look at very importantly valuation. तो क्या पी मल्टीपल है, क्या यील्ड है, क्या अर्निंग्स यील्ड है वगैरह। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट। फिर दूसरा हम देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किस तरह का है, इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया ऑफ कोर्स ऑन इट्स ओन। And lastly, we look at other sentimental factors, things like liquidity, etc. And ये सब मिला के we come out with allocation framework. तो फंड मैनेजर को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, but then we determine whether it should be between 50 to 55 or 60 to 65 and so on. Okay. So now let me ask you a question which is linked to your investments. तो आप हमें पहले ये बताइए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं? आप पिछले 15-20 मे बी 25 ईयर्स से इन्वेस्ट कर रहे हैं। हेल्प अस अंडरस्टैंड ऐसी क्या गलतियां आपने करी हैं जो शायद हम रिपीट ना करें? नम्रता जी, हमने बहुत गलती की है, हम गलतियाँ रिपीट भी करते हैं बहुत। बट आई थिंक, देखिए, ये बिज़नेस एक्चुअली काफ़ी सिंपल सा है और हम उसको ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ है कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए, कितना है हमारा इक्विटी में, कितना है दूसरा फिक्स्ड इनकम में है। फिर हमको रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू करना ही चाहिए, और इम्पोर्टेंटली तीसरा है, वी शुड डू पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट इन अ लंप सम इन अ कॉन्ट्रेरियन फैशन। जिनके पास टाइम है वो स्टॉक स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, बट ये इतना आसान बिजनेस नहीं है, क्योंकि इतने इतने सारे लोग पूरा उनका टाइम सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन पे बिताते हैं। तो यू नीड टू स्पेंड इनफ ऑफ टाइम, सो अनलेस यू आर इंटरेस्टेड एंड यू कैन स्पेंड द टाइम, दिस इज नॉट मेंट टू बी अ हॉबी। देयर आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग दिस, एंड इवन द प्रोफेशनल्स गेट इट राइट 50-60% ऑफ द टाइम्स। So I think, yeah, I would keep it simple, be contrarian, look at the long term. Long term investing सबसे ज़्यादा हम भूल जाते हैं। पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आईटी का टॉप हुआ 2000 में, तो उस समय पे वैल्यूएशन आईटी कंपनीज का 100-150 टाइम पी मल्टीपल था। बट इवन इफ यू इन्वेस्टेड इन दोज टाइम्स एट अ बबल, 20 years later your returns were still good। जिसका मतलब है, द longevity ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो जो भी मिस्टेक हम करते हैं, या तो हम ज़्यादा महंगाई में खरीदते हैं, वो सबसे बड़ा मिस्टेक वही रहता है। बट लंबे समय, आपका इन्वेस्टमेंट लंबे समय रखने के बाद, you can sort of absolve yourself of that mistake. So I think invest for the long term, asset allocation, lump sum on periodic basis, and SIP is simple सी बात है। Okay. Just last question. Any book recommendations for our viewers? नम्रता जी, इतने सारे बुक्स है, बट आई विल choose 2 books which I started, which I read when I started my career, and one which I read more recently, and they're quite different. So everybody knows Peter Lynch was one of Fidelity's greatest fund managers, one of the greatest fund managers per se. So he wrote 2 fantastic books, One Up on Wall Street and Beating the Street. And the reason I like these books is because they're very easy to read, and they're easy to understand. So we don't want books which are overly complex. So I think those are very interesting books to read. And there's a recent book which I've read, which is Why Smart People Make Big Money Mistakes. और ये बुक का जो टॉपिक है is about behavioral finance, and how our mental makeup affects the way in which we invest. We all have biases, and we all use heuristics, rules of thumb. तो वो किस हिसाब से हमारे इन्वेस्टमेंट में इंटरफियर करता है, आई थिंक दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग बुक। Sure.
Awesome. Thank you so much, Chirag, for your time. And I'm quite sure कि हमारे viewers को बहुत सारी learnings मिली होंगी इस episode से. So thank you so much, and we hope to call you again soon. Thank you so much. Great, Namrata ji. Thank you so much. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Chirag. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस एपिसोड में. I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर चिराग के साथ ये डिस्कस किया कि 5 स्मॉल कैप फंड्स जिनका AUM साइज काफी बड़ा है, उन्होंने फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया है, मेनली बिकॉज ऑफ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल कैप स्पेस, ड्यू टू द शार्प रन अप दैट वी सॉ इन स्मॉल कैप स्टॉक प्राइसेस. तो हमने मिस्टर चिराग से पूछा कि एज एट HDFC स्मॉल कैप फंड ये ऐसी सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है. तो मिस्टर चिराग सेज कि सबसे पहले तो सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स का प्राइस ज्यादा नहीं था. He says कि अभी भी अच्छी opportunities हैं to pick quality small cap stocks. Of course, it's getting tough. He said कि SEBI के stress test के बाद on small and mid cap funds, small cap funds में inflows काफी कम हो गए हैं, लेकिन कुछ महीनों पहले small cap stocks correct हुए थे जहाँ पे एक अच्छी buying opportunity मिली थी. फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ थोड़ा HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में बात करी एंड ये फंड जो है कैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट करता है फॉर द पोर्टफोलियो. तो मिस्टर चिराग ने बताया कि इस फंड के लिए बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी जाती है टू सिलेक्ट टू डिजाइन द पोर्टफोलियो. ही ऑल्सो सेज कि ऐसी कंपनीज को पिक किया जाता है जिनका रीजनेबल ROE है, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं और साउंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. ही ऑल्सो सेज कि ये फंड ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर सकता है जिनके जो काफ़ी सस्ते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही होती हैं. एंड ही ऑल्सो सेज कि इस फंड में ऐसे कोई यूनिक चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स अभी तक नहीं है, इवन दो इस फंड का AUM काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है. फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ ये डिस्कस किया कि जो डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना ज़रूरी होते हैं. तो मिस्टर चिराग सेज कि इंडिया जो है वो एक डिविडेंड मार्केट नहीं है. यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डिविडेंड्स नहीं देते हैं. Rather, India is a growth market and that is where the focus should be and not on the dividends. So he says कि जो first time investors होते हैं वो hybrid fund से invest करना शुरू कर सकते हैं, फिर large cap funds की तरफ जा सकते हैं, और एक बार जब उनको experience हो जाए तब वो mid cap या small cap funds में invest कर सकते हैं. फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग थीम के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर चिराग सेज कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा स्पेस है, इट्स अ ब्रॉड इन्वेस्टमेंट थीम. ही सेज कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैलेंट है. गवर्नमेंट ने भी जो है बहुत सारी स्कीम्स को रोल आउट किया है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद द फोकस ऑन China Plus One एंड Europe Plus One. काफ़ी बिजनेसेस ने भी अलग अलग एरियाज में जो है डाइवर्सिफाई किया है, जिसकी वजह से इंडिया को ही बेनिफिट होता है. बट ही ऑल्सो सेज कि क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है, तो एक इन्वेस्टर को अगर मैन्युफैक्चरिंग थीम्ड फंड में इन्वेस्ट करना है तो 10 से 15% से ज़्यादा जो है इक्विटी पोर्टफोलियो का एलोकेशन थीमेटिक फंड्स में नहीं होना चाहिए. फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ SIPs के बारे में डिस्कस किया अबाउट इन्वेस्टिंग थ्रू SIPs इन इक्विटी फंड्स एंड मिस्टर चिराग सेज कि SIP एक बहुत अच्छी अप्रोच है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है या फिर करेक्ट हो रही है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर एन इन्वेस्टर टू डू अ लंप सम इन्वेस्टमेंट. तो ही सेज कि जब भी मार्केट्स करेक्ट होती है तो लंप सम इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन इस टाइम में जो है अपनी SIPs को नहीं रोकना चाहिए, उसको यू शुड कंटिन्यू एज इट इज. ही ऑल्सो सेज कि आपको सारा पैसा एक साथ लंप सम में इन्वेस्ट के थ्रू इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. अपने लंप सम इन्वेस्टमेंट को भी आप ट्रांचेस में इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. मिस्टर चिराग ऑल्सो सेज कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लंप सम इन्वेस्टिंग को भी प्रमोट करना चाहिए. फिर हमने मिस्टर चिराग के साथ उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर चिराग सेज कि सबसे पहले तो असेट एलोकेशन पे फोकस करना चाहिए. यू शुड हैव अ गुड असेट एलोकेशन इन योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. ही सेज कि रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए थ्रू SIPs, और जब भी मार्केट्स करेक्ट हो तब लंप सम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए. तो ही सेज कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए. तो आप जितना ज़्यादा लंबा समय इन्वेस्ट करेंगे दैट इज़ गुड, एंड एट द सेम टाइम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some wonderful learnings. Thank you so much for watching this episode. I do hope to see you guys next week. So please do like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. Thank you.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.